स्टोरी का शुरुआत में हमें एक लड़का जो कभी द डीमन स्लेयर के नाम से जाना जाता था, अब एक सर्कस में काम करता है और आज सर्कस का लीडर गलती से एक गोब्लिन खरीद लाता है जिसे वो सर्कस में परफॉर्मेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अगली सुबह डीमन स्लेयर टहलने निकलता है। कुछ बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं तो उन्हें डराने के लिए वो एक डरावनी हरकत करता है और बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं। फिर वो एक बढ़िया सी बियर की बोतल खरीदता है। टहलते हुए उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो एक बिल्ली को पीट रहे होते हैं। लोग सोचते हैं कि वो बिल्ली असल में कोई छुपा हुआ राक्षस है। डीमन स्लेयर वहीं होता है तो लोग उससे इस समस्या को निपटाने को कहते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बस एक आम बिल्ली है तो वो उसे नहीं मारता, बस वहां से भगा देता है। लोगों को उसके राक्षसों से लड़ने का अंदाजा पसंद है, लेकिन फिर भी वो उससे डरते हैं। आखिरकार वो भले ही राक्षसों को मारता हो पर खुद भी एक राक्षस ही है। उसी दिन शाम को वो फिर स्टेज पर परफॉर्म करता है और इत्तेफाक से वही बिल्ली जो उसने सुबह देखी थी वापस आती है, लेकिन इस बार वो सच में एक मॉन्स्टर होती है। परफॉर्मेंस के बाद जब वो स्टेज से उतरता है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे पीछा करने वाली एक लड़की होती है, लेकिन जब वो उसे अपने रूम में नहीं पाती तो भागने लगती है। वो उसे अचानक पकड़ लेता है। उसे जिज्ञासा होती है कि लड़की जो पिंजरा लिए फिर रही है उसमें क्या है। जैसे ही वो पास जाने की कोशिश करता है लड़की गन निकाल लेती है। डीमन स्लेयर इससे डरता नहीं और जल्दी से उसे डिसार्म करके दबोच लेता है। तभी पिंजरे के अंदर से एक आवाज आती है जो उसे कहता है उस नौकरानी की जान बख्श दो। लड़की समझ जाती है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी तो गन रख देती है और पिंजरे को संभाल लेती है। उस पिंजरे के अंदर जो भी था उसे डीमन स्लेयर की सच्चाई पता थी कि वो असल में एक हाफ डेमन है, एक ऐसा इंसान जिसमें किसी ने जानबूझकर राक्षस का ब्लड को डाला था। इसी वजह से वो हमेशा अपनी मानसिक हालत से जूझता रहता है। रोज अपनी डेमन पावर का इस्तेमाल करने से उसकी हालत और खराब हो रही थी। वो आवाज उसे एक डील का ऑफर देती है। जब पिंजरा खोला गया तो अंदर एक लड़की का सिर्फ सिर था। उसका नाम था या। हाँ, उसका नाम सिर्फ या है। वो एक इमोर्टल है। उसने बताया कि वो 9000 साल से जिंदा है और सिर्फ डेमन ही उसकी अमरता को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जिसने उसे चोट दी थी वो भी हाफ डेमन था और उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि उसे पूरी तरह से मार सके। अब यह चाहती थी कि डीमन स्लेयर उसकी अमरता खत्म करे, बदले में वो उसे उसकी खुद की जिंदगी को लंबा करने का तरीका देगी। 1 साल पहले उसकी बॉडी किसी और आधे डेमन ने चुरा लिया था। चेहरा तो नहीं देख पाई थी, लेकिन उसे पता था कि वो किसी बूढ़े विदेशी के कहने पर आया था जो एक छड़ी के सहारे चलता था और जिसकी आवाज बहुत भारी थी। शिन ने कहा कि उन्हें कहीं और बात करनी चाहिए। बात करते हुए लड़की ने शिन से पूछा कि वो जीना क्यों चाहता है जब उसे पता है कि एक दिन वो पूरी तरह से डेमन बन जाएगा। शिन ने माना कि उसे ये सब पता है, लेकिन वो एक मजेदार तरीके से मरना चाहता है, जैसे किसी परफॉर्मेंस के दौरान डेमन में बदल जाना। उसी पल वो उन सब लोगों पर हमला करना चाहता था जो उसे हमेशा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया समझते थे, और वो ये भी देखना चाहता था कि उसे पूरी तरह से रोके जाने से पहले वो कितनों को मार सकता है। लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसकी जिंदगी को थोड़ा और लंबा किया जा सकता है तो उसने वो आइडिया छोड़ दिया। उसने ये भी कहा कि वो लड़की को नहीं मारेगा क्योंकि उसे पता है कि अंदर से वो सच में मरना नहीं चाहती, बस जिंदगी से बोर हो गई है, एक ऐसे सिर की तरह जो बिना शरीर के जी रहा है। फिर भी सिन उसकी मदद करने को तैयार हो गया क्योंकि जिसने या की शरीर चुराया था वही सिन का हालत के लिए भी जिम्मेदार था। लड़की ने बताया कि उसका शरीर यूरोप में है तो उन्हें लंबा सफर करना होगा और वो सिन को जिंदगी बढ़ाने का तरीका बताती है। उसने बताया कि शिन को सिर्फ एक इमॉर्टल के सेल को खाना है ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके, जिससे वो ओनी वाले साइड को रोक सको और अपनी ह्यूमन वाली साइड को आगे कंटिन्यू कर सके। लेकिन वो उसको आंखें, दिमाग, कान नहीं खाना दे सकती है। उसको सिर्फ उसकी बाल, नाखून और सलाइवा को खाना है। जो सुन के सिन मैं तुम्हारी सलाइवा को खाना चाहूंगा। उसके बाद रिंदो को उठा के उसको किस करके उसकी सलाइवा को कंज्यूम करता है। उसके बाद सीन्स शिफ्ट होके हमें फ्रांस की तरफ दिखाया जाता है जहां 2 वैम्पायर बाप और बेटा हिरण का शिकार कर रहे थे। बाप ने बंदूक से शूट करने की कोशिश की लेकिन वो हिरण की स्पीड के आगे टिक नहीं पाया तो आखिर में उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। बेटे ने पूछा कि जब बंदूक चलानी नहीं आती तो लेकर क्यों आए थे। बाप ने कहा कि मेयर ने गिफ्ट में दी थी तो टेस्ट करना जरूरी था। दरअसल काउंट ड्रैकुला की मौत के बाद वैम्पायर्स ने इंसानों के साथ रहना शुरू कर दिया था। घर लौटते वक्त बेटे ने पूछा कि वो सिल्वर की चीजें क्यों रखता है। बाप ने कहा कि ताकि दूसरे हंटर्स उन चीजों को उनके खिलाफ इस्तेमाल ना कर पाएं। जब वो वेयरहाउस में घुसे तो फैमिली लीडर को एक सिल्वर बुलेट मिली।
जिस पर वैम्पायर का खून लगा हुआ था। उसने घबराते हुए अपने परिवार वालों को ढूंढना शुरू किया। उसको सबसे बड़े बेटे और बटलर मिले, जिन्होंने बताया कि उसकी बीवी रूम में है और छोटी बेटी नौकरानी को गाना सुना रही है। कोई घुसपैठिए के निशान नहीं थे, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचा तो देखकर टूट गया, क्योंकि उसकी बीवी मरी हुई थी। कुछ दिन बाद उसके घर पर पत्रकार आने लगे। वो काउंट गॉडेड था और 20 साल से इंसानों का खून पिए बिना जी रहा था, इसलिए उसे आम इंसान जैसी ही मान्यता मिली हुई थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे अब भी स्वीकार नहीं करते थे। अब जब चारों तरफ पत्रकार ही पत्रकार थे, तो उसने पहले कोई बयान देने से मना कर दिया। लेकिन एक पत्रकार लड़की जिसका नाम एनी थी, उसने पूछा कि वो इस केस के बारे में क्या करने वाला है। तब उसने फैसला किया कि वो एक डिटेक्टिव को हायर करेगा, क्योंकि उसे पुलिस पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। जब एनी को यह पता चला कि डिटेक्टिव हायर किया गया है, तो उसे शक हुआ कि शायद वो या और शिन हैं, जो अब मॉन्स्टर से जुड़े केस सुलझाने के लिए फेमस हो चुके थे। फिर काउंट ने कंफर्म किया कि हाँ, वही है। हालांकि उनकी असली पहचान और बैकग्राउंड थोड़ा मिस्ट्री वाला था, लेकिन यह और शिन पुलिस से ज्यादा भरोसेमंद थे। इसके बाद सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि या और शिन घोड़ा गाड़ी से काउंट के घर जा रहे हैं। रास्ते में शिन कोचमैन से नेगोशिएट करने लगता है और किसी भी हाल में किराया कम करवाना चाहता है। या ने उसे कहा कि बेचारे आदमी को तंग मत कर, लेकिन शिन ने जिद की और एक सिक्का कम करवा लिया, पर उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने कोचवान को कहा कि काउंट से पैसे ले ले। कोचमैन रोता हुआ घर में घुसता है और कहता है कि उसे तंग किया गया है। काउंट ने शांत होकर बटलर से कहा कि फर्क की रकम दे दो। जब शिन ने खुद को काउंट से इंट्रोड्यूस किया, तो काउंट या की आवाज सुनकर चौंक गया। पहले उसे लगा कि वो लड़की बोल रही है, लेकिन उसकी मुंह ना हिली हुई देखकर सरप्राइज हो गया था। शिन ने बताया कि या के पास बस उसका सिर है, लेकिन उसे कम मत समझना। या ने काउंट से कहा कि वो मर्डर वाला सीन दोबारा बताए। काउंट उन्हें उस कमरे में ले गया जहां उसकी बीवी की मौत हुई थी। क्योंकि वैम्पायर की बॉडी जल्दी खराब हो जाती है, उसकी बीवी को पहले ही दफना दिया गया था, लेकिन कुछ फोटोज अब भी थी। फोटोज में दिखा कि उसे दिल के आर पार किसी स्टेक जैसी चीज से मारा गया था। उसके चेहरे या शरीर पर कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, मतलब शायद वो सो रही थी जब हमला हुआ। कातिल ने सीधे दिल में वार किया था और पीछे कुर्सी पर कोई निशान नहीं छोड़ा। इससे साबित होता है कि कातिल बहुत एक्सपीरियंस्ड था। एक और डिटेल ये थी कि सीन पर एक बोतल पवित्र पानी की मिली थी, जिसके मुंह पर खून के धब्बे थे। वहीं एक सिल्वर स्टेक भी स्टोर रूम में मिला, वो जगह जिसकी चाबी सिर्फ काउंट और बटलर के पास थी। और बदकिस्मती से वैम्पायर सिल्वर को छू भी नहीं सकते। अगर उन लोग छूते हैं तो जल जाते हैं। यानी सारी चीजें एनालाइज की और 7 जरूरी पॉइंट्स बताई। पहला ये कि कातिल कोई अपना ही था, जो शिकार के पास बिना शक पैदा किए पहुंच सकता था, क्योंकि वैम्पायर्स की सेंस बहुत तेज होती है। दूसरा पॉइंट कि मर्डर रात में हुआ, जब वैम्पायर्स कमजोर होते हैं। तीसरी चीज, स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ था। लेकिन चौथा पॉइंट ये था कि कातिल ने पवित्र पानी की बोतल वहीं छोड़ दी थी। पांचवा सवाल, कातिल को सिल्वर स्टेक की जगह और उसके होने की जानकारी कैसे थी। छठा, उसने स्टेक को वापस स्टोर रूम में क्यों रखा। जैसे ही यह 7वां पॉइंट बताने वाली थी, काउंट को चक्कर आने लगे। तभी उसकी सबसे छोटी बेटी उसे ढूंढती हुई आई, लेकिन शिन ने उसे वहां से भगा दिया। याने फिर फैसला किया कि वो बाकी बातें बाद में बताएगी और सबको काउंट के परिवार के साथ डिनर करने का सजेशन दिया गया। डिनर में कोचमैन को भी बुलाया गया, हालांकि वो थोड़ा शक में था और हैरान भी था। या के सिर्फ एक ही सिर को देख के। बातचीत के दौरान पता चला कि काउंट का परिवार खून पीता है ताकत बनाए रखने के लिए, जबकि बाकी मेहमानों को नॉर्मल खाना मिला। काउंट को डिटेक्टिव्स थोड़े अजीब लगते थे। डिनर के दौरान यान ने कोचमैन की हालत पर कमेंट किया। उसकी शर्ट पर पुराने दाग थे, जिससे यान ने अंदाजा लगाया कि वो अक्सर खाना गिराता है, जो कि शराबी लोगों में आम बात है। लेकिन उसकी दाढ़ी और साफ शर्ट से यह भी समझ आया कि वो अपनी बीवी के लिए सुधरने की कोशिश कर रहा है। काउंट भी अब पूरी तरह से या की ऑब्जर्वेशन से इम्प्रेस हो गया। काउंट का बड़ा बेटा तो या की तुलना शेरलॉक होम्स से करने लगा, जो एक फेमस डिटेक्टिव है। इसके बाद या ने केस के और डिटेल्स पूछे। काउंट की बीवी की बॉडी 1:30 में मिली। उनका परिवार हर रात 12:30 बजे डिनर करते थे। 12:30 बजे काउंट की बीवी खाना खाकर अपने रूम में आराम करने गई। डिनर के बाद काउंट लाइब्रेरी गया अपने बड़े बेटे से मिलने और सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करने। सबसे छोटी बेटी भी वहीं थी। फिर काउंट शिकार पर निकल गया, लेकिन उससे पहले वो स्टोर रूम में गया अपने इक्विपमेंट लेने। तब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जब वो निकलने ही वाला था, तभी उसका दूसरा बेटा भी उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है और दोनों जंगल में साथ रहे। फिर जब वो शिकार के लिए लौटे, उसने एक हिरण पर 3 गोलियां चलाई, लेकिन एक मिस हो गई।
सबसे बड़े बेटे ने ये तीनों गोलियां वहीं से सुनी जहां वो था। जब उसके पिता शिकार पर चले गए तो बड़ा बेटा फिर से पढ़ाई वाले कमरे में गया और अपनी बहन को नौकरानी की निगरानी में भेज दिया। फिर उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि उसने खाना खत्म करने के बाद और शिकार पर जाने से पहले क्या किया। उसका भाई थोड़ा घबरा गया और सवाल का जवाब देने पर चिढ़ गया, लेकिन या ने कहा कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो इतनी बेचैनी क्यों। फिर छोटे बेटे ने माना कि 1:30 बजे वो बस अपने कमरे में था और उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। या ने फिर नौकरानी से भी पूछा कि उसने 1:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यानी आधे घंटे के अंदर क्या किया। नौकरानी ने बताया कि वो घर साफ कर रही थी और इस दौरान उस छोटी बेटी उसे बार बार परेशान कर रही थी। उसने बताया कि वो लड़की के साथ खेलती रही थी आधे बजे तक, लेकिन फिर वो बाथरूम जाने के लिए कुछ मिनट के लिए वहां से गई थी। सबसे छोटी बेटी ने भी यही बात कंफर्म की। जहां तक बात है बटलर की, उसने कहा कि वो उस वक्त काउंटिंग का शेड्यूल तैयार कर रहा था और पूरे टाइम अकेला था। सारी बातें सुनने के बाद या को लगा कि बड़ा बेटा और बटलर इन दोनों के पास पक्के बहाने नहीं थे। इससे शक और गहरा हो गया कि शायद कातिल घर का ही कोई है। अगर बाहर का कोई होता तो वो इतने लोगों की नजरों से कैसे बच पाता। इतने में सबसे छोटी बेटी, जिसे कुछ पता नहीं था, भागते हुए कमरे से बाहर चली गई। नौकरानी उसे पकड़ने पीछे दौड़ी। या ने शिजुको से कहा कि वो नौकरानी और बटलर पर नजर रखे। बाद में उसने सबसे बड़े बेटे से फिर बात की। उसने साफ साफ मना कर दिया और बोला कि वो अपनी माँ को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। या को भी नहीं लगा कि वो दोषी है। जब सब लोग खाना खा रहे थे उसने सबके हाथों को ध्यान से देखा था। घर में जो 3 वैम्पायर थे उनके हाथों में कोई चोट नहीं थी, यानी उन्होंने वो लकड़ी का खूंटी स्टेक पकड़ा ही नहीं होगा। लेकिन सवाल ये था वो स्टेक गई कहाँ। उधर शिजुको अभी भी बटलर और नौकरानी पर नजर रख रही थी। दोपहर के 1 बजे के करीब बटलर वापस अपने काम पर जाना चाहता था, लेकिन शिजुको ने उसे रोका। नौकरानी ने बताया कि काउंट और शिन जंगल में चले गए थे और ये सुनकर बटलर थोड़ा बेचैन हो गया। जंगल में काउंट या को एक ऐसे प्राणी के बारे में बता रहा था जो अमर था और 1000 साल से भी ज्यादा जिंदा रहा था। या ने बताया कि उस अमर प्राणी की एक कमजोरी थी राक्षस, लेकिन राक्षसों की खुद की रक्षा बहुत कमजोर होती है और उन्हें एक ही गोली से मारा जा सकता है। काउंट को समझ में आ गया था कि या और शिन खुद के बारे में बात कर रहे थे। जब उन्हें समझ आया कि उनके राज खुल गए हैं तो उन्होंने एकदम चुप हो जाना बेहतर समझा। उसी वक्त उन पर हमला हो गया। काउंट ने फटाफट लाइट बंद की और हमलावर के पीछे दौड़ पड़ा। उसे आसानी से पकड़ लिया। पहले तो काउंट को लगा कि यही आदमी उसकी बीवी की मौत का जिम्मेदार है, लेकिन या ने उससे कहा कि उसे छोड़ दो। जांच करने पर या को दिखा कि उस आदमी की शर्ट की बाजू पर ठंडी बर्फ जैसी धूल थी। उस आदमी ने बताया कि वो एक हंटर का बदला लेने आया है जिसे काउंट ने मारा था। उसने माना कि उसी ने पहले हमला किया था और जो स्टेक उसके पास थी वो तो असली चांदी की भी नहीं थी। या ने कहा कि उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया है। इस सब ने या की शक को और पक्का कर दिया। अब उन्हें जंगल में और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं थी। घर वापस आकर या ने सबको इकट्ठा किया। बोला कि कातिल इन्हीं में से कोई है। सबसे बड़ा बेटा गुस्से में आ गया, लेकिन काउंट ने कहा कि या अपने सबूत दिखाए। या ने अपने शक के साथ पॉइंट बताए। फर्स्ट, कातिल कोई करीबी था जो कॉन्टेस्ट को चकमा दे सकता था। सेकंड, उसने रात में हमला किया जबकि वैम्पायर दिन में ज्यादा कमजोर होते हैं। थर्ड, सीन पर होली वाटर की बोतल मिली। फोर्थ, कातिल को कैसल की सारी जानकारी थी। फिफ्थ, उसने जानबूझकर स्टोर रूम में सिल्वर स्टेक छोड़ा, एक फेक क्लू। सिक्स्थ, मर्डर के वक्त की आवाज कोई नहीं सुन पाया जबकि बेटा और बटलर पास ही थे। या को लगा मर्डर दोपहर 1 बजे से पहले हुआ था। शायद आवाज को दबाने के लिए उसने हथौड़ा नहीं यूज किया ताकि स्टेक टूट न जाए। मतलब स्टेक सिल्वर की नहीं थी, चीज है जिससे काउंटेस मारी जा सकती है और जो हथौड़े से टूट भी जाए। यानी इसका जवाब अभी के लिए छोड़ दिया और आखिरी पॉइंट पर गई। सेवेंथ, जो बॉटल मिली थी उसमें असली पानी नहीं था। बाहर से वो गंदी थी, यानी उसमें पानी रखा ही नहीं गया था, लेकिन काउंटेस की बॉडी पर होली वाटर से जलने का निशान था। इससे याने समझा कि कातिल ने होली वाटर को जमा कर बर्फ की स्टेक बनाई थी और उसी से वॉर किया। उसने खून के छींटों से बचने के लिए कोट पहना था, वाटर को बर्फ की स्टेक बनाई थी। स्टेक पिघल गई जिससे कोई सबूत नहीं बचा। फिर कातिल ने सीन को सेट किया ताकि लगे कि मर्डर दोपहर के बाद हुआ जबकि असल में वो पहले हो गया था। इससे शक उन 2 लोगों, मेड और दूसरा बेटा। लेकिन कातिल को इतना ताकतवर होना था कि स्टेक जमीन में घुसेड़ सके और सीन को सेट भी कर सके। यानी शक दूसरे बेटे के ऊपर जाता है। जब उससे सवाल किया गया तो उसने कहा कि वो वैम्पायर है, इसलिए होली वाटर और सिल्वर स्टेक छू ही नहीं सकता।
ये बात सही थी, लेकिन अगर उसने अपने हाथ में कट किया और फिर वो जल्दी ठीक हो गया तो बात अलग थी। या ने कंफर्म कर लिया कि वही कातिल था। वो घबरा गया और या पर अटैक कर दिया, लेकिन शिन ने उसे पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। 師匠に手を出されちゃ。या ने बताया कि दूसरे बेटे को इंसानों से नफरत थी। वो नहीं चाहता था कि काउंट इंसानों से मिलकर काम करे। उसने ही हंटर को बुलाया और मौका बनाया ताकि काउंट पर हमला हो सके। उसने हंटर के पास से स्टेक और होली वाटर का कंटेनर चुराया और फिर उसने उसे रात भर फ्रीज होने के लिए जंगल में रख दिया। अंत में शिन ने उसे हराया और उसकी सारी कहानी भी उसे सुनाई। सब कुछ खत्म होने के बाद शिन वापस या के पास आया। सुबह हो रही थी तभी एक यंग जर्नलिस्ट आ गई। वो पहले से ग्रुप को जानती थी और उसे पता था कि या सामने है। उसने केस के बारे में पूछा तो शिन ने कहा कि सब जानना है तो बटलर से पूछ लो। जाने से पहले यान ने उस आदमी के बारे में पूछा जो वॉकिंग स्टिक लिए हुए था। उस आदमी ने कहा कि उसने हाल ही में उससे मुलाकात की थी और उसे लंदन आने का न्योता दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। इस नए सुराग के साथ या और शिन अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। इसी दौरान दो नए किरदार दिखे, एक सफेद बालों वाला जिसे फैंटम ऑफ द ओपेरा कहा जाता था और एक सुनहरे बालों वाली औरत जिसने फैंटम से कहा कि वो लंदन के म्यूजियम से एक हीरा चुरा ले जहां शेरलॉक होम्स काम कर रहा था। फैंटम ने ये काम मंजूर कर लिया। उसी वक्त या और उसकी टीम भी लंदन पहुंच गई। या की टीम एक दुकान में गई ताकि वहां के कस्टमर की लिस्ट ले सके। जैसे ही वो लोग बाहर निकले और एक गली में पहुंचे, दो आदमी शिन के हाथ से वो लिस्ट छीनने लगे, लेकिन तभी पुलिस ने बीच में आकर दोनों को पकड़ लिया और एक गाड़ी में बैठा दिया। वहां पहले से दो जुड़वां भी थे। या और उसके साथ के एक बंदे ने देखा कि उन दोनों के हाथों पर लाल निशान हैं और उनके नाखूनों के नीचे स्टील है, जिससे पता चला कि वो लोग भारी सेरामिक चीजें छुपा रहे थे। ये अंदाजा सही निकला और एक जुड़वा ने आखिर में कबूल कर लिया। अगली खबर में छपा कि आयरन मैन नाम का एक बंदा कुछ डिटेक्टिव्स को हायर कर रहा है ताकि वो लुपिन को रोक सके, जो उसका खजाना चुराने वाला है। पुलिस को जब ये पता चला तो उन्होंने गाड़ी को सीधे आयरन मैन की हवेली की ओर मोड़ दिया। हवेली पर पता चला कि आयरन मैन और उसके बटलर ने अराउंड दी वर्ल्ड इन 80 डेज का नया रिकॉर्ड बनाया था। जब वो लोग आयरन मैन से मिले तो उसने या को देखकर कोई हैरानी नहीं दिखाई, क्योंकि वो पहले से जानता था कि अमर लोग होते हैं। या ने कहा कि वो सिर्फ उन्हीं केसों को सॉल्व करती है जो मॉन मॉनर से जुड़े होते हैं, तो शायद ये केस उसके काम का ना हो। लेकिन आयरन मैन को लुपिन किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगा। डिटेक्टिव्स को अब भी लग रहा था कि एक केस के लिए दो लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। तभी लुपिन की तरफ से एक चिट्ठी आई जिसमें उसने लिखा था कि 19वां तारीख को सुबह 11 से दोपहर 2 के बीच वो पेनल्टीमेट नाइट नाम का हीरा चुराएगा। इस हीरे को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये हीरा काला था, बहुत कीमती और कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आया था। एक फोर्टिफाइड बेसमेंट में रखा हुआ था जो चारों तरफ से पानी की खाई से घिरा था। हवेली के साउथ में एक नॉर्मल नहर थी और एक अंडरग्राउंड कैनाल थी जिसमें एक इंसान आराम से जा सकता था। शेरलॉक ने कहा कि पूरे एरिया को सील कर दिया जाए। अब हीरे की सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा गार्ड, पुलिस वाले, 2 डिटेक्टिव्स और एक इंश्योरेंस कोऑपरेटिव के 2 मेंबर्स तैनात थे। ये कोऑपरेटिव सिर्फ 1 साल पुरानी थी, लेकिन इसके साथ सुपर स्किल्ड मेंबर्स थे जो अपने कस्टमर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये लोग सफेद कपड़े पहनते थे और बेहद प्रोफेशनल थे। सबसे पहले पहुंचे नंबर 5 रेनॉल्ड, फिर आई नंबर 7 फातिमा। शायद वो चैनल की मेंबर थी। या को लगा कि रेनॉल्ड ही उसके रास्ते का बाज भी कर सकते, तो अपने कस्टमर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। फिर आयरन मैन सबको बेसमेंट में ले गया जहां हीरा रखा था। इस कमरे को खोलने के लिए 3 चाबियां और 4 लोग चाहिए थे। पेनल्टीमेट नाइट एक बहुत ही जटिल सेफ में रखा था, लेकिन असली बात यह थी कि वो हीरा असली नहीं था। वो तो एक सिंथेटिक प्रोडक्ट था और उसकी कोई खास फाइनेंशियल वैल्यू भी नहीं थी। यानी देखा कि सेफ सिल्वर से बना है वो मेटल जिससे वैम्पायर और वेयरवुल्फ दूर रहते हैं। इससे उसे लगा कि इस हीरे की कहानी कुछ खास है। पहले आयरन मैन के एक दोस्त को 16वीं सदी की एक विरासत में ये हीरा मिला था। उसने इसे एक सेफ में रख दिया और आयरन मैन को दे दिया, जिसने इसे खोलने में 10 साल लगा दिए। और फिर हीरे की सतह पर ये जो इंस्क्रिप्शंस थे ना, उनका ट्रांसलेशन करके पता चला कि उसमें वेयरवुल्फ का जिक्र था। जब आयरन मैन ने उस डायमंड की हिस्ट्री पता करना शुरू किया तो उसे पता चला कि साउथ जर्मनी में एक बहुत अमीर ड्वार्फ्स की ट्राइब रहती थी जिनको पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ ट्राइब ने खत्म कर दिया था। ड्वार्फ्स इतने गुस्से में थे कि बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी के लिए वेयरवुल्फ के ठिकाने का पता एक ऐसे डायमंड में छिपाकर छोड़ दिया जो सिल्वर के कप में था, जिसे वेयरवुल्फ छू भी नहीं सकते थे। अब उस कमरे में जहां ये डायमंड रखा था वहां लॉक के अलावा एक माइक्रोफोन भी था
बाहर से बात करने के लिए। और ऊपर छत में एक स्पाइरल एयर वेंट था जिस पर आयरन की जाली लगी थी ताकि इंसान उसमें से निकल न सके। इतना एक्सप्लोर करना काफी समझा गया और फिर निकलने से पहले शेरलॉक ने आयरन मैन के कान में कुछ कहा। शिन ने या से पूछा कि लुपिन से निपटने का कोई आइडिया है क्या, तो या बोली कि उसके दिमाग में एक प्लान है। 19 जनवरी की दोपहर शिन का ग्रुप नदी किनारे बैठा था और ए ने कहा कि वो वैक्स म्यूजियम जाना चाहती है, तो शिजुको मैप की मदद से जानकारी लेने चली गई। उधर वॉटसन का असिस्टेंट और शेरलॉक का भाई सामने बैठे बंदे को देख रहे थे और उन्हें लगा कि ये असली शेरलॉक नहीं है क्योंकि इसके नाखून बहुत लंबे थे, जबकि रियल शेरलॉक के नाखून छोटे होते हैं। तभी पीछे से असली शेरलॉक आ गया और सामने वाले ने खुद को मास्टर थीफ लुपिन के रूप में दिखाया। शिन और उसका ग्रुप जो म्यूजियम की तरफ जा रहे थे सोचा शेरलॉक से मिल लें, बट देखा कि या कहीं गायब हो गई थी। शिन गलती से किसी और का बर्ड केज उठा लाया और शिजुको ने गुस्से में उसे घूंसा मार दिया। तभी लुपिन ने कहा कि दुनिया में कोई ताला ऐसा नहीं है जो वो ना खोल सके। वो एक कार में कूद गया और भाग गया, शिजुको को लगभग कुचलते हुए, जो उस टाइम बर्ड केज ढूंढ रही थी। लुपिन ने उसे कार में बैठने को बोला ताकि साथ में ढूंढ सके। रास्ते में शिन की टक्कर एन से हो गई और वो भी साथ चलने लगे। शेरलॉक ने अपने भाई के घर पर उसे वार्न किया कि इंश्योरेंस वाले जो लोग हैं उन पर ज्यादा भरोसा मत करना, कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन असल में शिन और ए का ग्रुप ही बीच में सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा था। दूसरी आखिरी रात सबसे अहम थी क्योंकि उसी रात वेयरवुल्फ ट्राइब का असली सुराग मिलने वाला था। इधर जिसने गलती से या का पिंजरा उठा लिया था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और जब उसने देखा कि उसमें क्या है तो वो इतना डर गया कि उसने पिंजरा सड़क पर फेंक दिया। इससे या एक कार से टकरा गई और उस कार की हालत और बुरी थी। वो कार उन क्रिमिनल ट्विंस की थी जो पुलिस से भागे हुए थे और उन्होंने या पर नजर उसी दिन से रखी थी जब पहली बार उसे देखा था। वक्त शिजुको आ गई और उसने या को ट्विंस की कार में देखा तो उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यार शिन पास में ही सर्च कर रहे थे। उन्होंने या और शिजुको को देखा और पीछा करना शुरू किया। शिन सीधे छतों से कूदता हुआ ट्विंस तक पहुंच गया और या को बचाकर उसे केड में वापस ले आया। लुपिन ने इस ग्रुप को केड से आए मैसेंजर्स के रूप में पहचाना और या ने लुपिन को देखा तो उसे पहचान लिया क्योंकि वो वही कपड़े पहने था जो शेरलॉक पहनता है। शिन ने खुद को डेमन किलर के नाम से इंट्रोड्यूस किया। ये नाम सुनकर लुपिन को लगा कि शिन उससे ज्यादा ताकतवर है, तो वो खेलने के मूड में आ गया। लुपिन ने जमीन पर मार्बल्स फेंके और उन पर स्लाइड करते हुए अटैक किया। दोनों हवा में उछलकर लड़ते रहे और फिर जमीन पर लौट आए। इस सब के बीच शिन के माथे पर एक मार्बल लग गया और अपनी गलती के कारण उसे जबड़े पर एक जोरदार पंच पड़ा और वो बेहोश हो गया। ये सब होने के बाद लुपिन ने या के ग्रुप को वार्न किया कि इस मामले से दूर रहें, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब या की प्लानिंग का हिस्सा था। अब बड़ा मोमेंट आ गया था और सभी को आयरन मैन की मेंशन में घुसने से पहले सर्च किया गया। फ्रेंच इंस्पेक्टर के आने पर शेरलॉक ने उसकी दाढ़ी खींचकर चेक किया कि कहीं वो लुपिन तो नहीं, फिर उसे अंदर ले गया। अंदर या के ग्रुप ने शेरलॉक के लिए एक लेटर छोड़ा था कि वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेंगे। शेरलॉक ने इसे नजरअंदाज किया, बोला कि सिर्फ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स की सोच समझ सकते हैं। रेनॉल्ड्स ने डस्टी रूम में रुकने से मना कर दिया और बोला कि वो बाहर से नजर रखेगा ताकि लुपिन को पकड़ना आसान हो जाए। शेरलॉक को ये समझ आ गया और उसने उसे जाने दिया। अब कमरे में सिर्फ 6 लोग रह गए और 3 घंटे बाकी थे। फिर भी सबने फैसला किया कि अब डोर बंद कर दिया जाए। सभी सिल्वर कप के पास बैठकर लुपिन का अगला मूव देखने लगे। अचानक नीचे के पिट में धमाका हुआ और तभी खबर आई कि किसी पुलिस वाले की यूनिफॉर्म चोरी हो गई है। शेरलॉक ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और सारे लॉक शूट कर दिए, जिससे अब कमरा पूरी तरह लॉक हो गया। अब कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता था और लॉकस्मिथ को भी 5 घंटे लगते इस लॉक को खोलने में। शेरलॉक को ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि लुपिन ने कहा था कि वो कोई भी लॉक खोल सकता है, तो उसने सोचा अगर लॉक ही खराब कर दिए जाएं तो खोले ही नहीं जा सकते। लोगों को लगा कि शेरलॉक सच में जीनियस है। 11:55 तक कुछ नहीं हुआ तो आयरन मैन ने कहा कि शेरलॉक और वॉटसन को अब सेफ देख लेना चाहिए। 11:10 पर कमरा हिलने लगा। पहले हुए धमाके से पानी एयर वेंट से अंदर आ रहा था। शेरलॉक को समझ आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। लुपिन की चाल में फंसकर उसने ही खुद को फंसा दिया था। अब बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था।
रेनॉल्ड्स को जब पता चला कि लोग बेसमेंट में फंसे हैं तो उसने पैंटम को भेजा उन्हें बचाने के लिए और खुद नीचे रहकर लुपिन पर नजर रखी। लोकल स्ट्रक्चर जानने वाले लोग बोले कि पानी से कमरा पूरा नहीं भरेगा तो अभी पैनिक की जरूरत नहीं है। उनका प्लान था कि जैसे ही पानी बढ़ेगा वो छत पर बने स्टैचू से चिपक जाएंगे। इसी बीच पैंटम ने दरवाजा तोड़ा और सबको बाहर निकाला, लेकिन जब पानी खत्म हुआ तो देखा कि सेफ गायब था। कोई नहीं समझ पाया कि लुपिन ने सेफ कैसे चुराया, क्योंकि अंदर बाहर आना नामुमकिन था। अब सबने थोड़ा रेस्ट लिया और फायरप्लेस के पास जाकर प्लानिंग शुरू की। शेरलॉक ने फ्रेंच इंस्पेक्टर से हथकड़ी मांगी और उसे ही पकड़ लिया। उसे पता चल गया था कि वो लुपिन था, क्योंकि जब वो ब्रिज पर चला तो उसके कदमों की आवाज नहीं आई, मतलब उसका बियर बेली नकली था। लुपिन ने कबूल कर लिया कि उसने सेफ को कैसे चुराया। उसने पानी के बहाव में एक रस्सी डाली और अंदर से सेफ को बांधकर बाहर वालों से खिंचवा लिया। उसने मास्क हटाया। असल में सेफ में हीरा था ही नहीं। शेरलॉक ने उसकी लोकेशन पहले ही बदल दी थी, लेकिन जब सबने देखा तो असली डायमंड भी गायब था। लुपिन ने वो डायमंड अपने हाथ में ही रखा हुआ था और स्मोक बम फेंक कर भाग गया। अब पूरी मेंशन में हड़कंप मच गया। हर कोई लुपिन को ढूंढ रहा था, पर वो एक गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर निकल चुका था। लोगों ने लुपिन की तुलना जापानी लेजेंड के चोर इशिकावा गोएन से की। उधर लुपिन और फिर मिले, एक के पास हीरा, दूसरे के पास सेफ था, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था उसके अंदर क्या है। तभी उतने में सिन आ जाता है और या को पकड़ लेता है। उसके बाद हमें पास का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहां या ने शिन को बोला कि वो जानबूझकर हार जाए ताकि लुपिन कॉन्फिडेंट हो जाए। वो आयरन मैन के पास गई और उसे कहा कि उसे वॉल्ट में छिपा दे और जब तक वॉल्ट न खुले वो बाहर न निकले। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो अमर है। लुपिन को पता चल गया था कि उसकी पोल खुल गई है, लेकिन उसे भरोसा था कि घोस्ट शिन को निपटा देगा। पर घोस्ट तो पहले ही भाग गया था और शिजुको उसके पीछे दौड़ गई। रेनॉल्ड्स भी पहुंच गया, लेकिन तभी ब्रिज टूट गया और कोई भाग नहीं सका। जिसके पास एम शेप वाला स्टाफ था, उसके ग्रुप के लोग इंसान नहीं थे और उसे बस डायमंड चाहिए था। बाकी सबके साथ क्या होगा ये तो अब उनकी मर्जी पर था। वो सब अलग अलग हो गए और सबका खात्मा शुरू कर दिया। रेनॉल्ड्स ने लुपिन पर अटैक किया, लेकिन शिन भी उसकी रेंज में आ गया, तो शिन को लुपिन के पीछे भागना पड़ा ताकि रेनॉल्ड्स का अटैक मिस हो जाए। शिन ने लुपिन से डायमंड मांगा तो उसने रेनॉल्ड्स को चकमा देने के लिए डायमंड फेंक दिया। अब रेनॉल्ड्स उसके पीछे भागा और शिन लुपिन के पीछे। इसी दौरान शर्लॉक और डॉक्टर वॉटरसन भी वहां पहुंचे और या से सारा कंफ्यूजन सुना। या पर हुए हमले के बारे में जानकर या ने शर्लॉक से कहा कि वो उसके साथ चले, क्योंकि उसे लगा शर्लॉक की समझ इस केस में काम आ सकती है। दूसरी तरफ फैंटम, जो किसी तरह शिजुको से बच निकला था, उसकी मुलाकात एक और फैंटम से हुई। उसे लोग मारना चाहते थे क्योंकि उसका नाम टारगेट लिस्ट में था। फैंटम ने 2 क्रॉसओवर निकाले और सामने वाले फैंटम से उसका चेहरा दिखाने को कहा। सामने वाला छुपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फैंटम ने सीधे एरो मारने शुरू कर दिए। उधर शर्लॉक और या लाइब्रेरी पहुंचे, जहां कई लोगों की हत्या हो चुकी थी। शर्लॉक ने जिसे देखा उसे पहचान लिया। वो एलिस्टर था, जो हाल ही में लंदन में चल रहे पागलपंती वाले कल्ट्स और उनके ब्रूटल रिचुअल्स के लिए जाना जा रहा था। शर्लॉक को पता चला कि वो जो उंगलियां चटकाने का ट्रिक कर रहा था, वो असल में जहर की सुई फेंकने का तरीका था। जब एलिस्टर को ये समझ आया कि शर्लॉक और या को उसकी ट्रिक समझ आ गई है, तो उसने फैसला किया कि अब इन दोनों को भी खत्म कर देगा। कहीं और एक फ्रेंच इंस्पेक्टर गलती से एक वैम्पायर औरत से टकरा गया। वो वैम्पायर उसके कमजोर हथियार से डरी नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर पर हमला करती, शिजुको वहां आ गई। पर शिजुको का पूरा ध्यान फैंटम को ढूंढने पर था। जब उसने वैम्पायर से पूछा कि उसे कुछ पता है क्या, तो जवाब ना में मिला। शिजुको जाने लगी, लेकिन वैम्पायर ने उसे जाने नहीं दिया और उस पर अटैक कर दिया। उधर रेनॉल्ड, लुपिन और शिन की भागदौड़ चलती रही। तीनों एक चर्च के बाहर पहुंच गए और भागदौड़ के बीच वो डायमंड चर्च के अंदर गिर गया। इस पॉइंट पर लुपिन ने शिन को साथ काम करने का ऑफर दिया, लेकिन तभी रेनॉल्ड आ गया। शिन ने अपने बकवास टाइप बातों से उसे घुमाने की कोशिश की और इसी का फायदा उठाकर लुपिन ने पूरे का पूरा पियानो रेनॉल्ड के सिर पर गिरा दिया। दूसरी तरफ फैंटम ने अंधेरे का फायदा उठाकर सामने वाले फैंटम को कंफ्यूज करना शुरू किया, तो इस वजह से उसे लोकेट करने में दिक्कत हो रही थी और वो सही से हमला नहीं कर पा रहा था। शिजुको की बात करें तो वैम्पायर से लड़ते लड़ते पीछे पड़ने लगी थी, क्योंकि वो वैम्पायर अमर थी और बहुत स्ट्रांग थी। उसके पास सिल्वर वाले हथियार थे जो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे, पर दिक्कत ये थी कि उसे हिट करना ही बहुत मुश्किल था
और तो और शिजुको को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वैम्पायर का खून जहरीला निकलेगा। घायल होने के बाद शिजुको जहर से संक्रमित हो गई और वैम्पायर के जादू के काबू में आ गई। उधर शेरलॉक जादुई लड़ाई के बीच अपनी गोलियां खत्म होने के करीब था। उसने मौका देखकर दुश्मनों से पूछा कि हीरे की इतनी जल्दी क्यों है। तब दुश्मनों ने बताया कि उन्हें ये आर्टिफैक्ट वेयरवुल्व्स को ढूंढने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चाहिए था। बातचीत के दौरान शेरलॉक ने अपने केन से उस सुई को गिरा दिया जो उसकी तरफ निशाना लगाए थी और किसी तरह एंटीडोट ले पाया। तभी अल लेस्टर का मेंटोर सामने आ गया और शेरलॉक ने उसे पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर मोरियार्टी था। दूसरी तरफ शिन अब भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेनॉल्ड भी अभी मरा नहीं था। अचानक घोस्ट और फैंटम एक ही जगह पर पहुंच गए और उनके साथ प्रोफेसर के ग्रुप का एक और मेंबर भी था। उस नए बंदे ने मैजिक से हीरा चुरा लिया। जब लुपिन और फैंटम को लगा कि अब हीरा वापस लेना नामुमकिन है, तो दोनों भागने का फैसला कर लेते हैं। याया को जब मोरियार्टी का नाम सुनने को मिला तो वो दंग रह गई, क्योंकि वो तो एक ऐसा क्रिमिनल था जिसकी गैंग सालों पहले खत्म हो गई थी। लेकिन असल में मोरियार्टी जिंदा था और पिछले 8 सालों से उसने और भी पावरफुल गैंग बना ली थी, जिसमें सुपरनैचुरल लोग थे और एक बहुत ही चौंकाने वाला साथी भी। वो साथी था जैक द रिपर। अब जैक का आमना सामना शिन से हो चुका था। बातचीत के दौरान शिन को एहसास हुआ कि जैक कुछ हद तक उसी जैसा है। फिर मोरियार्टी ने बताया कि वो और जैक जापान गए थे खास तरह के डेमन्स और अमर लोगों को ढूंढने। उनका मकसद था कि डेमन्स और इमॉर्टल्स की सेल्स को इंसानों में डालकर रीजेनरेशन वाले सुपर सोल्जर्स बनाए जाए। मोरियार्टी ने कहा कि उसने याया के शरीर को अपने एक्सपेरिमेंट की बेस बनाया था। उसे पता चला कि याया का शरीर हाइब्रिड है जिसमें डेमन सेल्स हैं। याया ने भी ये बात मानी और कहा कि उसे उस इंसान से नफरत है जिसने उसे ये अमरता दी। अब जब एक्सपेरिमेंट सफल हो गए थे तो मोरियार्टी ने जैक के शरीर को इस तरह बदला कि उसे डेमन सेल्स के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अब जैक के पास वैम्पायर जैसी खूबियां थीं, पर उसे सिल्वर और सूरज की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो बंदा वेयरवुल्फ की ताकतें भी हासिल करना चाहता था, जिससे वो एक तरह से अमर नॉइड बन जाए जिसके पास शैतानी ताकतें हों, वैम्पायर जैसी रीजनरेशन और पागलपन वाली ताकत। लेकिन ये सब होने के बावजूद जैक की एक कमजोर कड़ी थी शिन खुद। जैक ने भले ही शिन को जबरदस्ती हरा दिया, लेकिन शिन के वारों ने उसे इतनी चोट पहुंचाई कि उसकी रीजनरेशन भी स्लो हो गई। तब जाकर जैक को याद आया कि शिन वही सैंपल था जो मोरियार्टी से भाग गया था। दूसरी तरफ शिन को भी याद आया कि जैक वही आदमी है जो हमेशा मोरियार्टी के साथ रहता था। भले शिन ने बताया कि वो मोरियार्टी और उसके गैंग का पीछा करते करते यहाँ आया है, सिर्फ एक मकसद से उनसे भिड़ने के लिए। ये सुनकर जैक ने तय किया कि फिलहाल वो शिन को मारेगा नहीं, उसे छोड़ देगा। स्क्रीन के दूसरी तरफ एक वैम्पायर शिजुको को बहकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिजुको ने पास पड़ा क्रूज पकड़ के सीधे उस वैम्पायर को घूम दिया। वैम्पायर को जबरदस्त दर्द हुआ और वो गुस्से में आग बबूला हो गई। अब वो शिजुको को वहीं खत्म करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले कि सीन और बिगड़ता, जैक ने एक फ्लेयर छोड़ दिया। मत अब सबको निकलना है। प्रोफेसर ने देखा कि जैक को जो चाहिए था वो मिल गया है, तो उसने लेस्टर और फ्रैंकेन को भी बुलाया और सबको बाहर निकलने को कहा। जाते जाते उसने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया जो वो बना रहा था, नाइट फिस्ट। उधर शिन वापस शेरलॉक या और बाकी टीम से मिल गया। शिजुको भी सही सलामत वापस आ गई, लेकिन किसी को नहीं पता था लुपिन कहाँ भागा। शेरलॉक ने अंदाजा लगाया कि लुपिन शायद सीवर से निकला, क्योंकि खाई का पानी कुछ हद तक सूख गया था। जहां तक उस सेफ की बात है, लुपिन ने मौका देखकर उसे चुरा लिया, लेकिन शिन ने सबको कहा कि अब वो अपना अगला कदम सबके सामने रखना चाहता है। उधर जैक ऑर्गेनाइजेशन वापस पहुंचा। उसके पास एक डायमंड था जो वो टीचर को दिखाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता उसके कपड़े फटे होते हैं और उधर सिन वही डायमंड सभी को दिखाता है। याने उस कविता को डिकोड किया जो उस चीज से जुड़ी थी। उसने शेरलॉक से कहा कि डायमंड को रोशनी में पकड़ो। जैसे ही उसने पकड़ा, उसके अंदर एक लाइन दिखी। वहां लिखा था फैंग फॉरेस्ट, जो शायद उन वेयरवुल्व्स का ठिकाना था। शिन को याद आया कि जैक ने भी कुछ ऐसा ही किया था। मतलब नाइट फिस्ट वालों को ये इन्फॉर्मेशन पहले से थी। सालों पहले 2 वेयरवुल्फ, एक माँ और बेटा को गांव वालों ने मारने की कोशिश की थी। वो लोग एक टावर में छिपे थे, लेकिन गांव वालों ने वहां आग लगा दी थी ताकि उन्हें जिंदा जला सके।
अब वर्तमान में या कि टीम साउथ जर्मनी के फैंग फॉरेस्ट के लिए निकली। यास ने सबको पहले ही वार्निंग दी थी कि वो लोग घात लगाकर हमला कर सकते हैं क्योंकि मोर आरी की ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आसपास हो सकते हैं। उसने अपनी पुरानी वेयरवुल्फ वाली एक्सपीरियंस भी शेयर की। उन्होंने बताया कि वेयरवुल्फ्स के 3 फॉर्म होते हैं। पहला ह्यूमन फॉर्म जिसमें वो एकदम नॉर्मल इंसान जैसे होते हैं। दूसरा मैन बीस्ट फॉर्म जिसमें उनकी ताकत थोड़ी ज्यादा होती है। तीसरा फुल वुल्फ फॉर्म जिसमें उनकी सेंस बहुत तेज हो जाती है और उनकी स्किन इतनी स्ट्रांग होती है कि आम गोली बारूद का कोई असर नहीं होता। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक दाढ़ी वाला आदमी मिला। उसने यास और बाकी टीम को पहचान लिया। उन लोग मॉन्स्टर्स की जांच करने वाले डिटेक्टिव्स थे। उसने रोते हुए बताया कि गांव की एक लड़की को वेयरवुल्फ उठाकर ले गया है और मदद की भीख मांगी। जब टीम गांव पहुंची तो देखा कि गांव वाले उनसे बच रहे हैं। यास ने उस आदमी से पूरा मामला पूछा। उसने बताया कि 1 साल पहले गांव के चीफ की पोती गायब हुई थी और अगले दिन उसकी बॉडी जंगल में मिली थी और उसका हालत बहुत खराब थी। उसका सिर और पीठ टूटा हुआ था, चेहरा बुरी तरह फाड़ा हुआ था, एक हाथ तो पूरा गायब था और पूरी बॉडी पर काटने के निशान थे। 4 महीने बाद मिलर की बेटी भी ऐसे ही मारी गई। फिर 4 महीने बाद फ्लावर मिल वाले की बेटी के साथ भी यही हुआ। ये सब हमले बारिश वाली रातों में हुए थे, लेकिन अभी जो लड़की गायब हुई है उस रात तो बारिश भी नहीं हुई थी। लड़की के पापा ने दरवाजा तोड़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वेयरवुल्फ उसे खिड़की से लेकर भाग गया। 8 साल पहले गांव वालों ने वेयरवुल्फ्स को गांव से भगा दिया था। अब चर्च में लड़की के पापा ने एक अजनबी को वेयरवुल्फ बताया, लेकिन गांव में 3 बाहर से आए लोग थे, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक आर्टिस्ट। तो किसी एक को लेकर पक्के सबूत नहीं थे। यास और टीम जब उस लड़की के कमरे में पहुंचे, सीन देखने के बाद यास ने नोट किया कि सब कुछ बहुत बिखरा हुआ था। फायरप्लेस यूज नहीं हुआ था, यानी कोई बाहर से अंदर घुसा था। फुटप्रिंट्स और क्लूज देखकर उसने अंदाजा लगाया कि हमला करने वाला बीस्ट फॉर्म में था। यास ने उस दाढ़ी वाले आदमी से कहा कि पुराने बॉडीज पर जो दांतों के निशान थे वो लेकर आए और शिजुकू से एक बॉल मंगवाई जो किसी के सिर जितनी हो। फिर लड़की की माँ से पूछा कि उस रात क्या हुआ था। माँ ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल था। एक खिड़की लॉक थी, दूसरी टूटी हुई थी और अभी अभी रिपेयर हुई थी। उसे खोला नहीं जा सकता था, तो एग्जिट का रास्ता क्लियर हो गया। शिजुकू छत पर गई ट्रैक्स देखने, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर यास ने उसे नीचे कुछ फेंकने को कहा ताकि धूल उड़ जाए और ट्रैक्स दिख सके। दाढ़ी वाला आदमी दांतों के निशान लेकर आया। यास ने देखा कि हमला करने वाला कोई पागल वेयरवुल्फ नहीं था, बल्कि उसने होश में रहकर सब किया था। बेड पर खून था, लेकिन भागने के रास्ते पर नहीं। इसका मतलब लड़की को बैग में रखकर ले जाया गया था। स्टोर रूम का लॉक भी टूटा हुआ था, जो 1 साल पहले भी टूटा था जब गांव से हथियार चोरी हुए थे। उसी वक्त पहला हमला हुआ था। टीम गांव के चीफ के घर गई, जिसने जंगल के बारे में और ज्यादा जानकारी दी जहां वेयरवुल्फ्स रहते थे। उसने जर्मन टिया के बारे में भी बताया। यास ने डील की वो ये केस सॉल्व करेगी, बदले में उसे पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए। चीफ ने बताया कि गांव में 3 अजनबी हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक आर्टिस्ट। पुराने समय में वेयरवुल्फ्स को पहचानने के लिए लोग फूलों की खुशबू या बर्तन बजाकर टेस्ट करते थे, क्योंकि उनकी सेंस बहुत तेज होती थी। लेकिन इन तीनों पर टेस्ट का कोई असर नहीं हुआ। अब के वेयरवुल्व्स अपने खून, बच्चे और आदतों पर कंट्रोल रखते हैं। उन्हें सिल्वर या पवित्र पानी से डर नहीं लगता। अब उन्हें मारने का बस एक ही तरीका है, इंसान फॉर्म में ही मारना पड़ेगा। लेकिन अगर वेयरवुल्फ किंग पैदा हो गया तो फिर कोई भी तरीका काम नहीं आएगा। वेयरवुल्फ किंग के बारे में एक पुरानी कहानी है, जो कि वेयरवुल्फ्स का भगवान जैसा होता है। यास ने पहले भी ऐसे वेयरवुल्फ्स देखे थे जो सिल्वर से इम्यून थे। कभी एक माँ और बेटा गांव में आए थे, सबको बेवकूफ बना दिया था, लेकिन गांव की छोटी बच्ची लुईज ने उन्हें पकड़वाया और गांव से भगा दिया। तभी से लुईज को गांव का गार्डियन डिएटी माना जाता है। और अब अफसोस की बात यह है कि वो लड़की भी किसी अनजान आदमी ने किडनैप कर ली है। मैं और पता करने के लिए मैसेंजर्स की टीम इंजीनियर के घर गई, क्योंकि 13 साल पहले उसने जंगल में एक प्रेग्नेंट और जख्मी औरत को ढूंढा था। उसे पता चला कि उस औरत का नाम रोजा है और उसे लगा कि वो किसी बड़े आदमी के घर की नौकरानी थी, जिसका अपने बॉस से अफेयर हो गया और फिर उसे निकाल दिया गया। तब गांव के लोग काफी समझदार टाइप के थे, तो इंजीनियर ने उसे अपने घर रख लिया। आधे साल बाद रोजा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम जड रखा। रोजा ज्यादातर घर पर ही रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक दिन कुछ अजीब नहीं हुआ। रोजा ने गलती से लुईस को अपनी बेटी समझ लिया, क्योंकि दोनों का चेहरा थोड़ा मिलता था, और उसने बता दिया कि वो एक वेयरवुल्फ है। गांव वालों ने माँ बेटी दोनों को जिंदा जला दिया।
इंजीनियर ने खुद कंफर्म किया कि उन दोनों की हड्डियां उसी जगह मिली। इंजीनियर को डॉक्टर पर भरोसा है, तो अब सिर्फ एक ही शक वाली बची, वो आर्टिस्ट लड़की। डिटेक्टिव्स की टीम फिर आर्टिस्ट के घर गई। वो लड़की 5 साल पहले यहाँ आई थी वाटरफॉल की पेंटिंग बनाने, और फिर यहाँ की खूबसूरती देखकर यही बस गई। पीड़ितों के मम्मी पापा ने उससे अपने बच्चों की पेंटिंग्स बनवाई। आर्टिस्ट का मानना है कि ये सब किसी जंगली भेड़िए का काम है। वो खुद भी कभी कभी सुबह या सूरज डूबते वक्त एक सुनहरे रंग के भेड़िए को देख चुकी है, पर खास बात यह है कि सिर्फ वही उसे देख पाई है। अब शक उसी पर आ गया है। वो सही है या नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन इतना पता चला है कि उसने अपने बारे में झूठ बोला था। उसने कहा था कि वो एक आर्टिस्ट फैमिली से है और आर्ट स्कूल से पढ़ाई की है, लेकिन असली आर्टिस्ट की तरह वो पेन पकड़ती नहीं है। या को ये बात अजीब लगी तो आर्टिस्ट ने सफाई दी कि वो अनाथ है और बचपन से ही लोग उसे नीचा दिखाते आए हैं, इसलिए उसने झूठ बोला ताकि लोग उसका मजाक न उड़ाएं। डिटेक्टिव्स जहां रोजा के मिलने वाली जगह की जांच कर रहे थे, वहीं रात में पहली टीम दूर से उन्हें देख रही थी। रात को या डॉक्टर के घर पर था और उसी ने लुइस की चीख सुनी थी जब उसे उठाया गया। तभी या को ये ख्याल आया कि लुइस के मम्मी पापा उसके साथ कैसा बर्ताव करते होंगे, क्योंकि उसने लुइस की व्हीलचेयर देखी थी जिसके पहिए और बाजू वाली जगह गंदी थी, लेकिन पीछे जो हैंडल होते हैं वो एकदम साफ थे। लुइस ने खुद पर निर्भर रहना सीख लिया था, इसलिए शायद उसके मम्मी पापा को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। किसी ने पूछा था कि लुइस कभी अकेली बाहर जाती है क्या, तो जवाब था ज्यादातर नहीं, लेकिन उसे याद आया कि करीब 1.5 साल पहले लुइस अचानक गायब हो गई थी। और फिर शाम के वक्त गांव वालों ने देखा कि उसकी व्हील चेयर कीचड़ में फंसी हुई थी नदी के किनारे, वो हिल भी नहीं पा रही थी। जब उससे पूछा गया कि अकेले क्यों गई थी, तो उसने कहा कि वो आर्टिस्ट के घर जाना चाहती थी। अब आ को गांव की हालत थोड़ी समझ आने लगी थी। तभी अचानक 2 मेहमान मिलने आ गए। वो आते ही लड़ने लगे। ये 2 लोग इंश्योरेंस वाले ग्रुप से थे, नंबर 3 और 4। वो लोग यहाँ वेयरवुल्फ को ढूंढने आए थे, पर अब अगर वो डायमंड चुरा भी लें तो भी उन्हें उसका यूज करना नहीं आता। शिन ने बताया कि डायमंड को कैसे यूज करना है ये सिर्फ गांव का चीफ जानता है, और उसने वादा किया कि अगर आ केस सॉल्व कर ले तो वो उसे सब बता देगा। फिर दोनों साइड्स ने लड़ाई रोक दी। नंबर 3 चाहता था कि या केस जल्दी सॉल्व करे। या फिर से शिन का इलाज करने लगी और उसे लगा कि शिजुको शायद उस पर जल रही है। तभी गांव वाले दौड़ते हुए आर्टिस्ट के घर की तरफ भागे। वो लड़की ने चिल्लाते हुए सभी को कहा, मैंने पहले ही उस लड़की को खा चुकी हूँ। फिर वो वुल्फ में बदल गई और भाग गई। डिटेक्टिव्स की टीम उसका पीछा करने लगी। शिन ने या को शिजुको के हवाले किया और खुद लड़ाई में कूद पड़ा। नंबर 3 और 4 भी आ गए। जब शिजुको या की मदद करने गई, आर्टिस्ट लड़की ने चकमा देकर या को नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन शिजुको ने खुद को आगे फेंका, या को पीछे धक्का दिया और खुद झरने में गिर गई। हालांकि असली दोषी भाग गई, लेकिन गांव के चीफ ने डायमंड यूज करने का तरीका बताने का वादा किया। उसने कहा, गांव के एंट्रेंस पे जाओ, जहां जली हुई मीनार है वहां खड़े रहो। जब सूरज की रोशनी डायमंड पर पड़े तब उस पर खुदे हुए कविता के पहले अक्षर का इस्तेमाल करके जवाब मिलेगा। इंश्योरेंस ग्रुप ने यही किया और उन्हें जंगल में छुपे हुए वेयरवुल्फ गांव का पता चल गया। उधर नाइट फिस्ट ग्रुप भी अब एक्टिव हो गया था और अब तक शिजुको को होश भी आ गया था। एक लड़की सिजुकी को बताती है, तुम नदी के किनारे में बेहोशी की हालत में थी और हम लोगों ने तुम्हें वहां से लेकर आए हैं। और वो लड़की अपना नाम नोरा कहती है। नोरा ने अपने 2 करीब दोस्तों को बुलाया ताकि शिजुको को गर्म रख सके और उसकी हालत थोड़ी ठीक हो सके। शिजुको को ये देखकर हैरानी हुई कि उस वेयरवुल्फ गांव की लाइफस्टाइल इंसानों से बिल्कुल उल्टी थी। वहां दोपहर से लेकर आधी रात तक सब सोते थे। वेयरवुल्फ लोग इंसानों को अपने गांव में आने नहीं देते थे, इसलिए शिजुको को जल्दी से जल्दी निकलना था। लेकिन उसे ये भी पता चला कि गांव में एक सीरियल मर्डर केस चल रहा था, जिसमें बारिश वाले दिनों में लड़कियों को मारा जा रहा था। जिस हथियार से मर्डर हुए थे वो शिजुको का नहीं था, इसीलिए लोगों को लगा कि वो कातिल नहीं है। शिजुको चाहती थी कि या जल्दी से गांव पहुंचे, क्योंकि वही इस केस को सुलझा सकती थी। लेकिन जितने ज्यादा लोग गांव में आते, सच पता लगाना उतना ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए नोरा ने सोचा कि शिजुको को निकल जाना चाहिए। उसने तीनों वेयरवुल्फ के लिए चाय बनाई और सबने उसकी चाय की तारीफ की। इससे शिजुको की इस केस में दिलचस्पी बढ़ गई। उसे पता चला कि ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था। हर 4 महीने में एक लड़की मारी जाती थी और अब तक 3 लड़कियां मारी जा चुकी थीं। सबकी मौत छाती पर गोली लगने से हुई थी और बारिश की वजह से कोई सुराग नहीं बचता था, इसलिए गांव के आदमी कभी कातिल का पीछा नहीं कर पाए। हर बार किसी ने गोली की आवाज तक नहीं सुनी
कातिल को हथियार चलाना अच्छे से आता था। वो छिपकर वार करता था और अपने निशान भी मिटा देता था। लेकिन शिजुको अकेले कुछ भी जांच नहीं सकती थी, तो उसे वहां से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसे ऐसी जगह ले जाना था जहां पानी हो, ताकि उसकी खुशबू मिट सके, और नोरा गांव के आदमियों को भटकाने वाली थी। रास्ते में शिजुको को पता चला कि गांव की कोई भी लड़की भाग नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पकड़ लिया जाता था। गांव का चीफ सारी लड़कियों को जबरदस्ती पुजारी बनाता था ताकि वेयरवुल्फ की नस्ल में सुधार हो सके। तभी गांव के कुछ आदमी आ गए और दोनों लड़कियों को शांत होने का नाटक करना पड़ा। लेकिन एक छोटी सी गलती से शिजुको की असली पहचान सामने आ गई और सारे वेयरवुल्फ उसके पीछे लग गए। उसे घेर लिया गया। तब शिजुको ने कहा कि उसे खुद को बचाना होगा, वरना उसकी वजह से दोनों लड़कियां मुसीबत में पड़ जाएंगी। और फिर एक गांव का बुजुर्ग आ गया और उसने कहा कि शिजुको को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दो लड़कियों ने बहस की कि नोराह ने शिजुको की जान बचाई थी और वो उसकी बात सुनना चाहती थी। वो उसे एक लकड़ी की पहाड़ी पर ले गए जहां उससे पूछताछ होनी थी और फैसला गांव का बुजुर्ग करेगा। वो लकड़ी की पहाड़ी बहुत पहले बनी थी। अब शिजुको कुछ भी कहे, बुजुर्ग को यकीन था कि वो झूठ बोल रही है। दोनों लड़कियों ने शिजुको के पक्ष में बोलने की कोशिश की। अचानक बीच में एक गोली चलने की आवाज आई। पूरा कबीला भाग के जंगल की तरफ गया। वहां उन्होंने देखा कि नोरा मरी हुई थी। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला कि किसने मारा। बुजुर्ग ने फिर से शिजुको पर इल्जाम लगाया, लेकिन आदमियों ने कहा कि वो तो पूरी ट्रायल के दौरान लकड़ी की पहाड़ी पर ही थी, वो कैसे कर सकती है। वेयरवुल्व्स को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने शिजुको को सीन देखने दिया। वहां बहुत कम खून था, तो शिजुको ने अंदाजा लगाया कि नोराह को यहाँ मारा नहीं गया। उसकी बॉडी गीली थी, लेकिन कपड़े सूखे थे, मतलब वो पहले कहीं गीली हुई, फिर सूखे कपड़े पहने, और फिर उसे गोली मारी गई और बॉडी यहाँ लाई गई। पास के पेड़ पर गोली का निशान था, जिससे पता चला कि दो गोलियां चली थीं, लेकिन आवाज एक की ही आई। और जब शिजुको ज्यादा मदद नहीं कर पाई, तो आदमियों ने फैसला किया कि अब और किसी को गांव में नहीं आने देंगे और शिजुको को कैद कर दिया। उधर या का ग्रुप आगे बढ़ रहा था। फ्रैंकेन ने उन पर हमला कर दिया। उसने शिन और या को एक खाई में खींच लिया और इंश्योरेंस ग्रुप को अलग कर दिया। फिर उसने कहा कि उसने उनकी मदद की है इंश्योरेंस ग्रुप से छुटकारा दिलाकर। तो अब उसे वेयरवुल्फ काम का लोकेशन चाहिए। जब उसे लोकेशन मिल गई, तब भी वो डरा हुआ था कि कहीं शिन झूठ तो नहीं बोल रहा। तो उसने कहा कि डायमंड गिरवी रखो, अगर तुम वाकई वेयरवुल्फ गांव में मिलोगे तो मैं डायमंड लौटा दूंगा। फिर सब अलग हो गए। शिन और या वेयरवुल्फ गांव पहुंचे जहां नोराह का अंतिम संस्कार हो रहा था। वेयरवुल्फ्स की मदद से उन्होंने शिजुको को ढूंढा जो जेल में थी। यानी उससे पूछा कि उसने क्या पता लगाया और उसकी तारीफ की। वेयरवुल्फ्स ने उनकी महक सूंघी और जेल की तरफ बढ़ गए। और अफरा तफरी से बचने के लिए शिजुको ने सोचा कि फिलहाल जेल में ही रहना ठीक रहेगा, जबकि शिन क्राइम सीन की जांच करने चला गया। जल्द ही वेयरवुल्फ्स को उनकी खुशबू मिल गई और उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। याने शिन से कहा कि वो उस तीखे पत्थर के चारों ओर से जाए ताकि वो उसे देख सके। याने शिन को एक स्विच ढूंढने में मदद की और दोनों किसी तरह सुरंग में घुस गए, इससे पहले कि वेयरवुल्फ्स पकड़ लेते। ये वही तरीका था जिससे आरोपी हर बार अपने निशान छिपाता था। वहां अब भी खून था और आरोपी की बंदूक भी वहीं पड़ी थी। तो साफ था कि मर्डर वहीं हुआ था और लाशों को बाद में बाहर लाया गया। यानी बंदूक को पहचाना वही जो लुइस के पापा ने गोदाम में खो दी थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें नोरा के खून का एक निशान मिला जो एक झील तक जाता था। झील के कोने में ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई कभी गया ही नहीं हो। दीवार पर एक टाइम टेबल खुदा हुआ था और उन्हें और गहराई से जांच करनी थी। उधर इंसानों के गांव में किसी को गलती से लुइस की लाश मिल गई। डिटेक्टिव्स की टीम को एक आर्टिस्ट की बॉडी भी मिली जो एक सुरंग के पास पड़ी थी, जो इंसानी गांव की तरफ जा रही थी। अबिया को समझ आया कि रोजा ने सालों पहले इसी सुरंग का इस्तेमाल किया था गांव पहुंचने के लिए। या और शिन को फिर से अपने डॉक्टर अंकल मिल गए और उन्हें पता चला कि लुइस की बॉडी मिल चुकी है। मम्मी पापा से मुलाकात की तो या ने पूछा कि लुइस को गार्डियन देवी बनने से पहले कैसे ट्रीट किया जाता था। उस वक्त लुइस को बोझ समझा जाता था क्योंकि वो खुद से चल नहीं सकती थी। 8 साल पहले उसके मम्मी पापा ने उसे जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन उसी रात जे रूज की बेटी लुइस को वापस गांव ले आई। उस रात लुइस ने अपनी माँ और उसकी वेयरवुल्फ बेटी की सच्चाई सबको बता दी। बेसिकली लुइस को छोड़ दिया गया था, जे ने उसे बचाया और फिर लुइस ने जे को धोखा दिया ताकि वो खुद को गांव के लिए जरूरी साबित कर सके और दोबारा छोड़ न दी जाए।
लुइस बहुत चालाक थी। अगर उसने जे की पहचान न बताई होती तो गांव वाले खुद जांच करते और उन्हें पता चल जाता कि उसके मम्मी पापा ने उसे छोड़ने की कोशिश की थी। अब या को सब समझ आने लगा और उसने फिर से वेयरवुल्फ गांव जाने का फैसला किया। दोनों ने उसी सुरंग का इस्तेमाल किया। उधर 3 और 4 ने भी सुरंग का पता लगा लिया और पूरे गांव को अलर्ट कर दिया। वैम्पायर अब गांव में घुस चुका था और सबको बिगाड़ रहा था। शिन की टीम पहले ही शिजुको को जेल से आज़ाद कर चुकी थी और यह वापस विलेज जाना चाहती थी, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर करनी बाकी थी। उसने फिर से वेयरवुल्फ से पूछा कि क्या सच में गांव वाले रात में जीते हैं और अलग रहते हैं। जब उसे कंफर्मेशन मिल गया तो उसने शिन को कहा कि वो वेयरवुल्फ्स को डिस्ट्रैक्ट करे, और जब आदमियों को पता चला कि शिजुको भाग गई है तो सब एक साथ हरकत में आ गए। फ्रैंकन और एलेस्टर ने भी भौंकने की आवाज़ सुनी और तुरंत चल पड़े। शिन को पता चला कि 3 वेयरवुल्फ उसका पीछा कर रहे हैं। उसने चालाकी से एक एक करके सबको हरा दिया। यह तब तक वेयरवुल्फ क्लैन के कब्रिस्तान पहुंची चुकी थी ताकि अपनी आखिरी क्लू ढूंढ सके। इसी दौरान वेयरवुल्फ विलेज में आग लग गई। नंबर 3 और 4 ने गांव वालों को बदला लेने के लिए लीड किया। तीनों नाइट फिस्ट के मेंबर्स ने वेयरवुल्फ्स का कत्ल करना शुरू कर दिया। यानी वेयरवुल्फ से कहा कि नोरा की बॉडी खोदो ताकि वो उसे देख सके। शिजुको लौटी और बचे हुए वेयरवुल्फ से मिली, लेकिन तभी उसका सामना एक वैम्पायर नंबर 4 से हो गया। शुरू में मैजिशियन से लड़ाई की। थोड़ी देर में याको पूरा मामला समझ में आ गया और वो गांव लौटने के लिए तैयार हो गई। नंबर 4 ने फ्रैंकन को जंजीरों से बांध दिया, लेकिन शिन आ गया उसकी मदद के लिए। लेकिन नंबर 4 जंजीरों में बहुत माहिर था, इसलिए शिन के लिए मुश्किल हो रही थी। शिन को मुसीबत में देखकर फ्रैंकन ने अपना हाथ फाड़कर शिन की तरफ फेंका, जिसे शिन ने लात मार के उस लड़के को मारा जो अभी आया था। फ्रैंकन ने डिमांड की कि डायमंड वापस किया जाए और पूछा या की बॉडी के बारे में। तब पता चला कि उसकी बॉडी अभी भी नाइट फिस्ट के ठिकाने में लंदन में रखी हुई है। इस बीच नंबर 3 और एलेस्टर अभी भी दूर से लड़ रहे थे। नंबर 3 ने एक फावड़ा ऊपर उछाल के एंगल से गोली मारी और रिकॉशे से एलेस्टर को हिट कर दिया। उसी टाइम वैम्पायर को एहसास हुआ कि शिजुको ने अंडरवियर नहीं पहना है, लेकिन उसने उस पर कुछ भी कहने से परहेज किया। फिर वैम्पायर ने शिजुको को बताया कि अब जब उसे उसका जहर लग चुका है, उसके शरीर में अब एंटीबॉडीज थी, लेकिन शिजुको को यकीन नहीं था कि ये सच है या नहीं। तो वैम्पायर ने उसकी टांग पर एक छोटा सा निशान दिया और शिजुको फिर से उसके जादू के असर में आ गई। लेकिन फिर वैम्पायर ने बताया कि वो सच बोल रहा था और ये सब बस एक इल्यूजन था। फिर उसने शिजुको की जान बख्श दी और चला गया। दूसरी तरफ नंबर 3 को लगा कि उसने एलेस्टर को है, लेकिन एलेस्टर ने असल में बॉडी बदल ली थी और उसे एक सुई दे दी। इस बीच शिन और या फिर से शिजुको से मिलने जा रहे थे। शिन केस सॉल्व करना चाहता था, लेकिन या ने उससे कुछ और करवाना था। बाहर दोनों गांवों के लोग एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। आखिर में या आई और सबको रोकने को कहा। उसने कहा कि उसने असली अपराधी को पकड़ लिया है। दोनों केस में किलर वही था, वुडन हिल पर जो बैठा था, और वो कोई और नहीं बल्कि रोसा और जुड की बेटी थी। एविडेंस से पता चला कि कोई कमरे में अंदर से नहीं आया, लेकिन कोई खिड़की से भेड़िए के रूप में कूदा था। चिमनी में जो निशान थे वो अगर कोई अंदर से आया होता तो धूल में ढक जाते, लेकिन वो जगह साफ थी, मतलब कोई पहले से अंदर ही था। जब या ने सुना कि जुड और लुइस एक जैसे दिखते थे, उसे शक हुआ कि पुराना जुड अभी भी जिंदा है। उस रात जो आर्टिस्ट भेड़िया बन गया था वो असल में जुड था भेष में, क्योंकि शिन की टांग पर जो काटने के निशान थे वो सारे केसों से मैच करते थे। और लगता है कि आर्टिस्ट की मौत तभी हो गई थी जब वो और शिन वहां से निकले। जहां तक नोरा की बॉडी की बात है जो कल रात मिली, उसे असल में गुफा में मारा गया था, क्योंकि अगर इंसान वहां से गुजरता तो उसे लैंप चाहिए होता, और लैंप की लाइट में पतंगे आते हैं। लेकिन गुफा में पतंगे नहीं थे और धूल भी नहीं लगी थी, यानी वहां सिर्फ वेयरवुल्फ चल सकते हैं। तो नोरा की बॉडी भी जुड ने ही बनाई थी। लुइस के गायब होने के टाइम से मैच करता है। तो या को पक्का यकीन हो गया कि जो कल मरा वो असल में लुइस थी, न कि जो नोरा बन के रह रही थी, क्योंकि सालों पहले रोसा ने जुड की मदद की थी वेयरवुल्फ विलेज भागने में, और वहां उसने अपना नाम नोरा रख लिया था। लेकिन साथ ही वो इंसानों के गांव में लुइस बनकर रह रही थी। यानी कुल 5 वजहें दी ये कहने के लिए। 1, दोनों गांवों के लोग एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। 2, सुरंग के जरिए जुड को एक गांव से दूसरे गांव जाने में बस थोड़ा सा टाइम लगता था। 3,
दोनों गांवों की लाइफस्टाइल और एक्टिविटी टाइम एकदम उल्टे थे। फोर्थ, लुइस गांव में ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी और नोरा अकेली रहती थी तो कोई शक नहीं करता था। फिफ्थ, सुरंग में एक झील थी जो जुड को अपनी खुशबू मिटाने में मदद करती थी, जिससे वो दोनों पहचान में अदला बदली कर सकती थी। जुड ने उसकी लाश खोद के निकाली थी जो बुरी तरह से फटी हुई थी, और फिर उसने गोली लगने के निशान को छिपा दिया था। मतलब असली दिक्कत ये थी कि जुड जिंदा थी, और यही इंसानी और वेयरवुल्फ वाले गांव में परेशानी की जड़ थी। लगता था कि जुड बदले की आग में बहुत ज्यादा अंधी हो गई थी, क्योंकि 13 साल पहले रोजा वेयरवुल्फ वाले गांव से भाग गई थी, इंसानी गांव में गई थी, और कुछ महीनों बाद जुड नाम की बेटी पैदा हुई। कुछ वक्त बाद लुइस को उन दोनों के बारे में पता चला। उसने रोजा की पहचान सबके सामने ला दी, जिससे दोनों को जिंदा जला दिया गया। लेकिन जूड बच गई और किसी तरह वेयरवुल्फ वाले गांव वापस आ गई। टावर में जो छोटा कंकाल मिला था वो बस एक लोमड़ी का था। जूड ने वहां आकर अपना नाम नोराह रख लिया था, लेकिन उसे वो गांव अब भी नफरत था। उसने प्लान बनाया कि दोनों गांवों के बीच लड़ाई शुरू कराएगी। 1.5 साल पहले जूड ने लुइस को किडनैप किया, लेकिन लुइस को भी गांव से नफरत थी, तो उसने जूड की बदले की प्लानिंग में उसका साथ देने का फैसला किया। जूड ने 2 नामों के साथ जीना शुरू किया और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। 1 साल पहले उसने 2 मर्डर प्लान किए, जिससे गांवों में दुश्मनी और बढ़े, और उसने सब कुछ ऐसे सेट किया कि किसी को शक न हो। लेकिन जब डिटेक्टिव्स की टीम आई तो उसके प्लान में गड़बड़ होने लगी। उसने एक आर्टिस्ट को फंसाने के लिए चुना और फिर भाग गई। उसने शिजुको को बचाया और जानबूझकर ऐसे हालात बनाए कि शिजुको पर शक आए। जब पूरा गांव पूछताछ में बिजी था, तब जूड टनल में गई, लुइस को मार दिया और वहां उसकी बॉडी रख दी ताकि एक झूठा क्राइम सीन बन जाए। उसने पेड़ पर गोली मारी ताकि शिजुको पर शक न हो। जब सबको लगा जूड मर गई, तब वो वापस गई और लुइस की लाश इंसानी गांव में ले आई। फिर उसने एक छुपा हुआ रास्ता खोल दिया, जिससे दोनों गांवों में टेंशन और बढ़े। जब उसे लगा कि वो पकड़ी गई है, तो वो वहां से भाग गई। तभी वो टनल में शिन से मिली, जो उसे पकड़ने का इंतजार कर रहा था। उसने शिन को बताया कि असली वेयरवुल्फ किंग वही है। उसने मोमबत्तियां बुझा दी ताकि शिन को सरप्राइज कर सके, लेकिन शिन ने उसे झील में गिरा दिया और बांध दिया। उधर ही आ गई और बताया कि दोनों गांवों ने आपस में बात करके सब सुलझा लिया है। अब वो चाहती थी कि शिन जूड को छोड़ दे, क्योंकि उसने सब कुछ गलत समझा था। जूड ने बदला नहीं लिया, बल्कि उन औरतों को आजादी दिलाना चाहा जिन्हें गांव के एल्डर ने जबरदस्ती एक खराब किस्मत दे दी थी। वो खुद वेयरवुल्फ किंग भी थी और औरत भी, तो लोग उसकी किस्मत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। वो चाहती थी कि जो लोग उसकी तरह थे वो भी इस घटिया किस्मत से निकल जाएं और भाग सके। वो इंसानों की लाशों का इस्तेमाल करती थी फेक डेथ दिखाने के लिए। वेयरवुल्फ वाले साइड पर उसने 3 लोगों को बचाया, लेकिन बदले में 3 को कुर्बान किया। और क्योंकि या ने बात को गलत समझा था, उसने वादा किया कि जूड को छोड़ देगी, और अगर किस्मत मिली तो फिर कभी मिलेंगे। या को पहली बार लगा कि उसने किसी क्रिमिनल को छोड़ने का फैसला किया है। उसे लगता था कि गांवों ने कुछ तो सीखा है, लेकिन ये यकीन नहीं था कि चीजें सच में बदलेंगी। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 खत्म हो जाता है। और सच में बताओ कि किस किस को लेडी वैम्पायर पसंद आया है, कमेंट में लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, वो भी लॉन्ग फुल कंप्लीट सीजन वाला। सो अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तब तक के लिए बाय।